Hello students, myself Dr. Sunita Agrawal, Assistant Professor Sociology, Government PG College, कुरुद से। आज हम MA सोशलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 सोशल चेंज इन इंडिया के यूनिट 5 के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आपके कोर्स में है रूरल इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी, बेस ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड रीसेंट चेंज इन रूरल इकोनॉमी, अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समुदाय की अवधारणा, विशेषताएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आकार या आधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या वर्तमान परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर आपके साथ में चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय क्या है। ग्रामीण समुदाय के पहले समुदाय के निर्माण का आधार क्या रहा है। कृषक सामाजिक व्यवस्था या स्थायी कृषि की प्रवृत्ति ही ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति का कारण है। आप सब जानते हैं कि जहाँ पर मनुष्यों को ऐसी उत्पादक क्षेत्र प्राप्त हुए जहाँ वह उत्पादन के लिए स्थायी रूप से रह सकता था, या ऐसी भूमि जहाँ भूमि उपलब्ध थी, पानी उपलब्ध था, रहने की सुविधाएं उपलब्ध थी, ऐसी जगह पर मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। आरंभ में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर वो भटकता रहता था, लेकिन जब उसने खेती करना सीखा तब उसमें एक स्थान पर अपनी आवश्यकता की वस्तु उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब क्यों हुआ? तो जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ उपजाऊ जमीन थी, पानी उपलब्ध थे, वहाँ मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा। कुछ व्यक्ति या परिवार एक भौगोलिक सीमा में स्थायी रूप से निवास करने लगे, तब उनके अंदर सामुदायिक भावना का विकास हुआ, साथ ही एक आर्थिक संगठन का भी विकास हुआ। समुदाय की परिभाषा क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय का अर्थ मनुष्य का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें हम की भावना होती है, जिनका एक सामान्य जीवन होता है, जिनके सदस्यों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध विकसित होते हैं। ऐसे समूह को हम समुदाय या ये सारी विशेषताएं ग्रामीण समुदाय में विद्यमान होती हैं। क्या क्या चीज़ें देखा? निश्चित क्षेत्र है जिसके आधार पर आप उस गांव का नाम से उसे जानते हैं। लगातार साथ साथ रहने के कारण उनमें हम की भावना होती है। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, लेकिन एक स्थान विशेष के में रहने के कारण उनका जो जीवनचर्या है वो एक समानता लिए हुए होती है, और जिनके सदस्य जो हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, और वे उस गांव के विकास के आधार भी होते हैं। मैकैरन पीट के अनुसार किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य जब साथ साथ रहते हैं, वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की आधारभूत स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। समुदाय की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जैसे कि हमने कहा कि समुदाय का निर्माण क्यों हुआ? जब स्थायी कृषि की प्रवृत्ति का विकास हुआ तब समुदाय का निर्माण हुआ, और आज भी समुदाय का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है, क्योंकि वे कृषि कार्य करते हैं, प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्रकृति की पूजा भी करते हैं, और प्रकृति से उत्पादन की प्रक्रिया भी करते हैं। प्रकृति से वनोपज जो है वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो प्रकृति से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। कुछ निश्चित जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र विशेष में वो निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। जनसंख्या कुछ सीमित जनसंख्या होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है, और व्यक्तियों के बीच जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होते हैं, और उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध भी होता है। ग्रामीण समुदाय की
जीवन शैली जो है वो सामान्य जीवन शैली होती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सामान्य जीवन शैली क्यों, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति जब उस गांव में आकर रहता है तो वो गांव की संस्कृति के साथ घुल मिल जाता है। सीमित सामाजिक गतिशीलता, गांव के लोग अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति गांव के अंदर ही करते हैं। तो क्षेत्रीयता के आधार पर गतिशीलता की बात करें, अगर हम सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो उनका जो सोशल स्टेटस परंपरागत समाज में जैसा था वैसा ही स्थिर रूप से बना हुआ रहता है। उसमें उच्चता और निम्नता की जो स्थितियां हैं वो उसी तरह की होती है, इसलिए गतिशीलता कम देखने को मिलती बनिस्बत दूसरे क्षेत्रों के। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप का उच्च स्तर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जाति व्यवस्था का जो स्वरूप परंपरागत था वो आज भी स्थायी रूप से बनी हुई है, इसलिए स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो उच्च स्तर आज भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण समुदाय लगभग आत्मनिर्भर समूह हैं। ये अवश्य है कि नगरीकरण, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे गांव के लोग भी अपनी अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरों पर या औद्योगिक केंद्रों पर निर्भर है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी आवश्यकता की वस्तुएं हैं जो गांव में उत्पादन भी होता है और उसका उपभोग भी होता है, इसलिए ग्रामीण समुदाय लगभग आत्मनिर्भर समूह के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्यतः हमें पढ़ना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। 2011 की जनगणना के अनुसार 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसमें से 63% कृषि व कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। कृषि व उससे संबंधित कार्य का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 18% योगदान है, यानी जो कुल उत्पादन है उसमें घरेलू उत्पादन का 18% उत्पादन जो है वो कृषक व्यवस्था से या कृषि से मिलती है। अंग्रेजों से आने के पूर्व अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकृति को देखें तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो समाज था, भारतीय समाज था, वो आत्मनिर्भर गांव की एक बुनियादी विशेषता थी। यहाँ आरंभिक हल और बैल की शक्ति द्वारा खेती का कार्य होता था और यहाँ हस्तशिल्प सरल यंत्रों पर आधारित था, अर्थात उत्पादन पर हल और बैल के द्वारा उत्पादन का कार्य या कृषि कार्य होता था और हस्तशिल्प जो बहुत सरल यंत्रों के द्वारा, हस्तशिल्प के द्वारा वस्तुएं निर्मित की जाती थी। ग्रामीण समुदाय एक छोटा गणराज्य की तरह था। इसके पास अपनी अंदरूनी और तकरीबन सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। जैसे मैंने कहा कि लगभग आत्मनिर्भर, मतलब आत्मनिर्भरता की मात्रा उस समय अधिकतम थी। किसान गांव की जमीन का वास्तविक मालिक था। किसान परिवार को अपने जो क्षेत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी रखने और इस पर खेती करने का आरंभिक अधिकार उसे था। गांव की खेती से गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन होता था। इसका एक हिस्सा तात्कालिक शासक या उसके प्रतिनिधि को दिया जाता था, अर्थात किसान जो है वो उत्पादन करता था और उत्पादन के बाद उसे अपने उत्पादित हिस्से से कुछ हिस्सा उस समय के शासक को, जो तात्कालिक शासक हैं, चाहे वो जमींदार हैं। अंग्रेजों का शासन काल जब था तो अंग्रेजों के समय में, तो अंग्रेजों के पहले तक जो भी उस गांव का जो जमींदार था या मुखिया था उसे देता था कर या लगान के रूप में। ग्रामीण आर्थिक जीवन की एक विशेषता यह थी कि खेती व उद्योग में अपर्याप्त विभेदीकरण होने के चलते श्रम के विभाजन का स्तर बहुत कम था, क्योंकि गांव में हर व्यक्ति अधिकांश आवश्यकता की वस्तुएं खुद उत्पादित करता था। इवन परिवार के सदस्य भी सभी कार्य कर सकते थे खेती पर। ऐसा नहीं कि यही व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को कर सकता था, अर्थात अधिकांश कार्य हर व्यक्ति खेती से संबंधित कार्यों को कर सकता था। इसलिए विशेषीकरण की प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं थी या श्रम विभाजन बहुत निश्चित नहीं था। गांव के कारीगरों को कच्चा माल स्थानीय स्तर पर मिल जाता था। इस तरह गांव लगभग स्वावलंबी थे। गांव में अधिकांश आवश्यकता की वस्तुएं गांव के अंदर या गांव के आसपास से वन्य क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती थी, इसलिए गांव जो है वो लगभग स्वावलंबी था या आत्मनिर्भर था।
गांव की खेती और उद्योग में तकनीक का स्तर काफ़ी निम्न था। जो उनकी परंपरागत खेती के तरीके थे, उन्हीं खेती के तरीकों से वो उत्पादन का कार्य करते थे। आर्थिक जीवन सीमित था, विनिमय गांव के भीतर ही होता था। आर्थिक जीवन में ज़्यादातर वस्तु विनिमय या सेवा के बदले वस्तु देने की जो प्रवृत्ति थी वो गांव में देखने को मिलती थी, अर्थात आर्थिक जीवन गांव के भीतर ही संचालित हो रहा था। बाहर जाने की प्रवृत्ति जो थी वो कम थी। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखें तो इस चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा गैर ग्रामीण क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र को भी हम दो तरह के क्षेत्रों में देख सकते हैं, कृषि उपक्षेत्र और गैर कृषि उपक्षेत्र। कृषि उपक्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? कृषि संबंधित अन्य कार्य, सहायक आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन, दुग्धशाला, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और वानिकी, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बनाते थे। तो ये कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से संबंधित उसके उपक्षेत्र। गैर कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? ग्राम उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, खादी, हाथकरघा, हस्तशिल्प आदि थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे कुटीर उद्योग जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे, अर्थव्यवस्था हमारी उस पर निर्भर थी। ग्रामीण शिल्प, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ग्रामीण शिल्प थे। व्यापार एवं सेवाओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ, व्यापार क्या क्या थे? छोटे उद्योग, वस्तुओं का लेन देन, छोटी दुकानें व लघु व्यापारी थे। सेवाएं क्या क्या थी? आवागमन, संचार, बैंक, कृषि व गैर कृषि यंत्रों का विपणन। ये चीज़ें जो हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करती हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जानना चाहते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का या ग्रामीण क्षेत्र का आकार को अगर मापना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी, पशुधन की संख्या, भूमि, जल, वन, मत्स्य संसाधन, उत्पादन में लगने वाली लागत एवं प्राप्त उत्पादन के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला है मानव जनसंख्या। जैसे ऊपर हमने बताया कि लगभग 68% जो पॉपुलेशन है वो मानव जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। और ग्रामीण मानव जनसंख्या या मानव संसाधन कैसे हैं? तो हमारी जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन की प्रत्याशा, स्वास्थ्य स्तर, उसके आधार पर हम मानव जनसंख्या को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उनसे पीछे रह गए हैं। तो मानव संसाधन को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधन पर अगर हम ध्यान देंगे तो वह जो है वो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा जो योगदान दे रही है, उसके लिए वो बेहतर हो सकता है। पशुधन जनसंख्या, वैश्विक स्तर पर विविधताओं वाला देश है। पशुधन के मामले में भारत विविधताओं वाला देश है। गाय और भैंसों की संख्या के आधार पर देखें तो हम पूरे वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर हैं। तो पशुधन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। और पशुधन जनसंख्या जो है वो बहुत अच्छी नस्ल की जनसंख्या, हमारी जनसंख्या की अधिकता तो है, पशुधन की जनसंख्या की अधिकता तो है, लेकिन वह जो जनसंख्या उसकी नस्ल जो है वो उस तरह की नहीं है जो उत्पादन में बहुत अधिक सहयोगी साबित हो सके। यानी हमें दुग्ध उत्पादन है या ऐसी आवश्यक वस्तु या जिस कार्यों में वो सहयोगी है, तो हमें जनसंख्या की पशुधन की जनसंख्या को बढ़ाने से अधिक है उसकी नस्ल को सुधारा जाए, और जनसंख्या भले कम हो लेकिन वो उत्पादन में बेहतर सहयोग दे सके, ऐसे पशुधन को हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। भूमि संसाधन, हमारे पास जितनी भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सिंचित भूमि कितनी है और असिंचित भूमि कितनी है। तो सिंचित भूमि जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक हो सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर आप देखते हैं कि उत्पादन के कार्य के लिए हम
प्रकृति पर निर्भर हैं या जल के लिए भी हम प्रकृति पर निर्भर है, तो भूमि संसाधन की उर्वरक क्षमता को, उसकी जो सिंचित भूमि की वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो असिंचित भूमि है उसे भी सिंचित भूमि में परिणित करने की आवश्यकता है। उसे गांव के लोगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है कि वो अपनी भूमि को, उपजाऊपन को बनाए रखें। जब उसमें उपजाऊपन ज़्यादा होगा तभी हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधरेगी। उन्हें बेहतर कृषि उत्पादन जो है वो प्राप्त होगा। जल संसाधन, पूरे विश्व का जो पीने योग्य जल है या शुद्ध पेय जल है उसका 4% भारत के पास है, किंतु जल संसाधन जो हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा साधन है, किसी भी मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड है वो क्या है, जल संसाधन पर, जल पर निर्भर है। तो जल संसाधन तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, शुद्ध जल है, लेकिन वह जल कहाँ तक, किस रूप में सब तक पहुँच रहा है या नहीं। तो हर व्यक्ति तक जल संसाधन पहुंचना आवश्यक है। अगर हमारे पास जल है तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। जब हमारे यहाँ देखते हैं कि बाढ़ आता है या फिर सूखा पड़ जाए, जैसे खास करके कृषि के क्षेत्र में अगर सूखा की स्थिति आती है तो बिना जल के, जहाँ पर हम प्रकृति पर निर्भर हैं और जल नहीं आने से उत्पादन की कार्य या कृषि कार्य जो है वो रुक जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, यदि बाढ़ आ जाता है तो भी कृषि पर नुकसान पहुंच रहा है, बाढ़ आई और सूखा पड़ा तो भी कृषि पर नुकसान पहुंचा। तो जल अगर इस तरह से जल की व्यवस्था हो, उसे संरक्षित करने की, संग्रहित करके रखने की आवश्यकता है, जल संवर्धन की आवश्यकता है कि जितनी जल जिस समय आवश्यकता हो कृषि क्षेत्र में वो चीज़ें मिले। तो हमें जल संवर्धन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। वन संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था में को सुधारने में वन संपदा जो है वो एक बेहतर माध्यम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में के आसपास जो वन संसाधन हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य कर सकता है। तो एक बेहतर वन नीति बनाकर जो संसाधन हमारे पास है, वन्य संसाधन जो वन संसाधन हमारे पास है, उसे हम कैसे संग्रहित करें, कैसे संरक्षित करें, इसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन, जिसमें कृषि क्षेत्र की भूमिका, सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। फिर एक आया मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन में हम जो हमारे यहाँ समुद्री क्षेत्र हैं या जहाँ पर मछलियों का उत्पादन कार्य कर रहा है, तो हम कृषि के क्षेत्र साथ साथ मत्स्य का अधिक उत्पादन करके भी अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। हम उत्पादन तो कर रहे हैं एक अच्छी लिस्ट का, और वैश्विक स्तर पर हमारा जो समुद्री क्षेत्रों में जो मत्स्य उत्पादित हो रहे हैं या मत्स्य को प्राप्त किया जा रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर हो सकती है। तो किसी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ की जनसंख्या का स्तर कैसा है, पशुधन, भूमि, जल, वन, मत्स्य संसाधन और कृषि उत्पादन में कृषि क्षेत्र की भूमिका और सकल घरेलू उत्पादन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा कर सकती है। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। पहली व्यवस्था जजमानी प्रथा में परिवर्तन। हमारे यहाँ जजमानी प्रथा का क्या है ये पता थी? सेवा के बदले सेवा, या कोई व्यक्ति किसी कृषक है या कृषक मजदूर जो है या कृषि के कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो जिस कृषक जो चाहे वो काश्तकार है या जमींदार के यहाँ निर्भर होता था, उसके एवज में उसे कृषि का एक हिस्सा मिलता था। यानी सेवा के बदले सेवा या सेवा के बदले कृषि उत्पादित वस्तु का एक हिस्सा देने की प्रवृत्ति जो थी वो देखने को मिलती थी। लेकिन आज जहाँ पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था आ गई है,
वहाँ पर सेवा के बदले सेवा की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। केवल कार्य किया, श्रम के एवज में उसे मुद्रा जो है वो दे दी गई। तो जो वस्तु देने की प्रथा थी वो भी खत्म हो गई, जजमानी प्रथा। अब उसका एक दूसरे से उस तरह का संबंध जो है वो देखने को नहीं मिलता। परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन, एक तो ये रहा कि जातिगत आधार पर व्यवसाय निर्धारित थे। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय की ओर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो दिखाई देने लगा, इसलिए अपने परंपरागत व्यवसाय को वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जाति व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप किंतु अंतः जाति निर्भरता में कमी। जाति व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जातियों के बीच जो एक जाति दूसरे जातियों पर अपने कार्यों के लिए निर्भर था, वो निर्भरता में धीरे धीरे कमी आ रही है। कृषि उपजों में परिवर्तन, अब परंपरागत जो खेती का कार्य हो रहा था या परंपरागत तरीके से हो रहा था, या जिन वस्तुओं का उत्पादन परंपरागत तरीके से किया जा रहा था, उसकी जगह पर जो आधुनिक आवश्यक जो वस्तुएं मार्केट में चाहिए, उस तरह की वस्तुओं को उपजाने की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सिंचाई एवं विद्युतीकरण, सिंचाई के लिए गवर्नमेंट जो संसाधन, नहर योजनाएं जो शुरू कर रही हैं, या विद्युतीकरण, या बहुत सारे ऐसे कार्य जो परंपरागत यंत्रों के माध्यम से किए जा रहे थे, वो अब आधुनिक, जहाँ पर विद्युत पहुँच गया, बिजली की सुविधाएं पहुँच गई, वो आधुनिक मशीनों के द्वारा से उन कार्यों को संपादित कर रहे हैं। शिक्षा एवं प्रवसन, शिक्षा का स्तर में वृद्धि हुई है, प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पलायन भी हो रहा है, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लगातार जा रहे हैं, या अपने स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगह पर भी जाकर बस रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियां जो हैं वो विकसित हो रही। परंपरागत साहूकारी प्रथा समाप्त हो गई। लोग गांव के साहूकारों पर ऋण लेने के लिए निर्भर थे, लेकिन आज बैंकिंग प्रणालियाँ या बैंक की सुविधाएं इतने अधिक उपलब्ध हो गई हैं। खास करके स्व सहायता जो समूह हैं उनके माध्यम से भी वो ऋण लेने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो परंपरागत साहूकारी जो प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भूमि सुधार एवं हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी की जातियों का आर्थिक प्रभुत्व में विकास हुआ। भूमि सुधार होने से उत्पादन क्षमता बढ़ी, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हरित क्रांति आने से भी उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे मध्यम श्रेणी की जो जातियां थीं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और आर्थिक रूप से वो प्रबुद्ध जातियों के रूप में शामिल हो गई। अब परंपरागत रूप से जो उच्च जातियां थी उसकी जगह से प्रबुद्ध जातियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। मध्यम जातियां राजनीतिक क्षेत्रों में भी सक्रिय हो गई हैं। ऐसी जातियां जिसको आर्थिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे भी आज आर्थिक रूप से भी ऊपर उठ रही हैं और राजनीतिक क्षेत्रों में भी वे अपना एक निश्चित स्थान प्राप्त करने लगी हैं। अस्पृश्यता की भावना में कमी आई है, जिनसे सभी को रोजगार का अवसर मिला। जो परंपरागत रूप से कुछ ऐसी जातियां थी जिनको बहुत सारे कार्यों को करने से रोका जाता था, वंचित किया जाता था, आज वे भी अपनी स्वेच्छा से जिस तरह का जो भी व्यवसाय या रोजगार करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी खास करके आर्थिक जो प्रक्रिया थी, आर्थिक कार्य थे, उस आर्थिक कार्य में अस्पृश्यता की भावना में कमी आ गई और जातिगत आधार पर व्यवसाय ना हो करके अपनी इच्छा से लोग व्यवसाय का चयन जो है वो करने लगे। तो आपने देखा कि ग्रामीण संरचना और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी आज भी ग्रामीण संरचना कहीं ना कहीं भारतीय संरचना से फिर भी भिन्न है। उसकी अर्थव्यवस्था एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। ये कुछ बुक्स हैं जिसके माध्यम से आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। इसमें खास करके आप कटारसी अनिल सिसोदिया की ग्रामीण विकास के सिद्धांत, नीतियाँ एवं प्रबंधन, जो सेज पब्लिकेशन दिल्ली से पब्लिश हुई है, अगर उस बुक को देखें तो पूरी ग्रामीण संरचना कैसी है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके अलग अलग पहलुओं को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने बुक के माध्यम से स्पष्ट किया है।
तो आप अगर इन बुक्स को पढ़ते हैं तो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप में से अधिकांश बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की आवश्यकता होनी चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है। वो सारा कुछ आप सब प्रत्यक्ष रूप से स्वयं देख रहे हैं। थैंक यू।